गेम का सुल्तान में अब आगे सुनिए, खिलाड़ी और मोहरे। क्यों? आर्यन ने अपनी तीखी और ठंडी नजरें सीधी रिया की आंखों में डाली और पूछा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई बौखलाहट नहीं थी, बस एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी तूफान से ज्यादा डरावना होता है। वो जानता था कि रिया, विशाल और युवराज कोई आम या डरपोक स्टूडेंट्स नहीं थे। वो विक्रमगढ़ के टॉपर्स थे, शेर थे। अगर उन तीनों ने एक ही रात में अपनी पूंछ दबा ली थी तो सामने खड़ा शिकारी जरूर कोई बहुत बड़ा, ताकतवर और खतरनाक इंसान होगा। रिया की नजरें आर्यन की उन बेखौफ नजरों से टकराने से कतरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गिल्ट और बेबसी थी। विक्रमगढ़ की इस बेताज रानी की हिम्मत आज जवाब दे गई थी। उसने अपना सिर हल्का सा नीचे झुकाया, उसके होंठ कांपे और उसने बस इतना कहा, आर्यन प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बस इतना समझ लो कि इस टीम के टूटने में तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है, हमारी गलती है। आर्यन के होठों पर एक बहुत ही हल्की, रहस्यमयी और समझदारी भरी मुस्कान आ गई। उसे रिया या किसी और से कोई शिकायत नहीं थी। वो इस जालिम दुनिया के उसूलों को बहुत अच्छी तरह समझता था। जब जान पर बनाती है तो हर कोई अपनी ही जान बचाता है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही आराम से रिया के सिर पर रखा। उसने एक सच्चे दोस्त की तरह उसके बालों को धीरे से सहलाया और बहुत ही शांत आवाज में कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए रिया। मुझे नहीं पता कि अनजाने में मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई है, पर कोई ऐसा इंसान जरूर है जो मेरे पीछे पड़ा है, मेरी बर्बादी चाहता है। और मेरी उस दुश्मनी की वजह से तुम, विशाल और युवराज, तुम तीनों की जिंदगी और करियर मुश्किल में पड़ गया। तुमने मुझे अपनी टीम में चुना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। रिया ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने उसे रोक दिया। अभी भी समय है रिया, आर्यन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। एग्जाम में बस एक दिन बाकी है, कोई दूसरा अच्छा टीममेट ढूंढ लो, करण सिंह को ले लो। अपना कॉम्बैट टेस्ट अच्छे से करना, टॉप करना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से तुम्हारा फ्यूचर खराब हो गया। और हाँ, मेरी तरफ से उस घमंडी, विशाल और शांत युवराज को भी सॉरी बोल देना। उन्होंने अच्छा किया जो पीछे हट गए। रिया बस चुपचाप वहीं खड़ी आर्यन को देखती रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो खोई हुई, शर्मिंदा और एक गहरे जाल में उलझी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज जानती हो, लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ठीक है, अब जाओ, मुझे भी अपने लिए नया जुगाड़ देखना है, मेहनत करनी है। आर्यन ने अपना हाथ हटाया, एक गहरी सांस ली और अपनी उसी बेपरवाह पुरानी मुस्कान के साथ मुड़कर वहां से चला गया। रिया बस वहीं खड़ी उसकी पीठ को देखती रही। वो लड़का जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, आज वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब आर्यन काफी दूर चला गया तो रिया ने अपने आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, मुझे नहीं पता कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है, लेकिन वो इंसान बहुत ताकतवर है। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा आर्यन, वो तुम्हें कुचल देगा। आर्यन ने उसके वो शब्द सुने, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस चलते चलते अपना सिर पीछे घुमाया, उसकी तरफ देखकर एक बार और मुस्कुराया और फिर तेजी से गलियारे के अंधेरे में गायब हो गया। शेर अकेला ही काफी है अगर उसके इरादे मजबूत हों। आर्यन का दिमाग अब तेजी से कैलकुलेशन कर रहा था। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसके पास अब सोचने या अफसोस करने का जरा भी समय नहीं बचा है। युवराज का परिवार तो खैर एक साधारण मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन विशाल का परिवार विक्रमगढ़ शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदानों में से एक था। उसके पिता के पास पैसे और रुतबे की कोई कमी नहीं थी। और अगर रिया की बात करें तो उसका परिवार तो विशाल से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। स्कूल में अफवाह थी कि रिया के पापा फेडरेशन में कोई बहुत बड़े अफसर थे, जिनकी पहुंच राजधानी तक थी। कोई ऐसा इंसान जो इन तीनों रईस और ताकतवर परिवारों को एक साथ सिर्फ एक ही रात में एक ही झटके में डरा सके, प्रभावित कर सके।
उसके पास जरूर कोई बहुत बड़ी शैतानी और असाधारण ताकत होगी। वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। आर्यन को लाख सोचने पर भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी इस छोटी सी और साधारण सी जिंदगी में ऐसे किस डॉन या अफसर से दुश्मनी मोल ले ली होगी। लेकिन जब उसने इस पूरी घटना को 1 महीने पहले अंजलि के उसके स्कूल में ट्रांसफर होकर आने, उसे सबके सामने चैलेंज करने और फिर अचानक रातों रात गायब हो जाने से जोड़ा, तो उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे कुछ बहुत गहरे सुराग मिलने लगे थे। अंजलि, वो लेजेंडरी लेवल की लड़की, और आज ये टीम का टूटना, यह सब उसी एक दौर से बंधा हुआ है। कोई है जो ऊपर बैठकर मेरी जिंदगी के साथ शतरंज खेल रहा है। एक सुनसान और खाली क्लासरूम के पास आकर आर्यन ने अपनी जेब से अपना वो साधारण वाला फोन निकाला। उसने सोचा कि वो अभी के अभी अपने पापा को फोन करके पूछेगा कि क्या उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन के काम के दौरान किसी बहुत बड़े सिंडिकेट, शिकारी या अफसर से दुश्मनी मोल ली है। क्या उनके किसी राज की वजह से आज उनके बेटे की बलि चढ़ रही है। लेकिन जैसे ही उसने कॉल डायल की, फोन पर बस एक ही कड़वा और थका देने वाला संदेश आया। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो सर्विस में नहीं है, कृपया बाद में प्रयास करें। आर्यन ने झल्लाकर फोन अपनी जेब में वापस डाल लिया। उसे समझ नहीं आता था कि सम्राट दिन के उजाले में भी अपना फोन बंद करके आखिर ऐसा कौन सा खौफनाक या गैर कानूनी काम कर रहा था। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। आर्यन ने मन ही मन खुद पर एक तंज कसा। फोन काटने के बाद आर्यन अपने आगे के एक्शन प्लान के बारे में गहराई से सोचने लगा। अभी सबसे जरूरी और सबसे पहला काम यह है कि मैं कल से पहले 3 ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढूं जो मेरे साथ कॉम्बैट टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो। कोई भी चलेगा, बस 3 सिर चाहिए। आर्यन ने अपने माथे पर बल डालकर सोचा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का यह कॉम्बैट टेस्ट गणित या हिस्ट्री के बाकी सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग था। यह कोई कागज पेन का खेल नहीं था। यह टेस्ट सीधे डायमेंशनल जोन के खतरनाक और जंगली इलाकों में होता था। और हालांकि इंसानों और टॉप शिकारियों ने उन डायमेंशनल जोन्स के बाहरी इलाकों पर सालों पहले काबू पा लिया था, जिससे खतरे कम हो गए थे, फिर भी वो जगह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं थी। हर साल के कॉम्बैट टेस्ट में कोई ना कोई ऐसा हादसा हो ही जाता था जिसमें कोई स्टूडेंट अपनी जान गंवा बैठता था या बुरी तरह घायल होकर अपाहिज हो जाता था। इसी खतरे को देखते हुए कॉम्बैट टेस्ट में हिस्सा लेना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं था। यह पूरी तरह से आपकी अपनी मर्जी पर था और इसीलिए टेस्ट के लिए टीम भी अपनी आजादी से बनाई जाती थी। फेडरेशन किसी को जबरदस्ती मौत के मुंह में नहीं धकेलता था। आर्यन को नहीं पता था कि फेडरेशन की सरकार इस साल टेस्ट के लिए कौन सा तरीका या कौन सा डायमेंशनल जोन चुनेगी। हर साल मौत और हादसों की वजह से मीडिया में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती थी, लेकिन कॉम्बैट टेस्ट हर साल बिना रुके होता रहा। फेडरेशन को इस दुनिया को चलाने के लिए, राक्षसों से लड़ने के लिए योद्धा चाहिए थे और इस खूनी सिस्टम को बदलने के कोई आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। आर्यन को खतरे की या उस डायमेंशनल जोन के राक्षसों की कोई परवाह नहीं थी। अपनी अभी की दानवी 10 की ताकत, वज्र मुष्टि रैंक 7 और उस खौफनाक म्यूटेटेड विगर एंट के साथ अगर वो बिल्कुल अकेले भी कॉम्बैट टेस्ट के उस जंगल में उतरता तो भी उसे शानदार और टॉप के नतीजे मिलने की पूरी उम्मीद थी। वो अकेला ही पूरी आर्मी के बराबर था, लेकिन यह फेडरेशन की सरकार का बहुत ही सख्त और अटल नियम था। इसमें एक ही स्कूल के पूरे 4 स्टूडेंट्स का एक साथ टीम बनाकर हिस्सा लेना जरूरी था। अगर टीम में 3 लोग भी हुए तो भी उन्हें टेस्ट देने की इजाजत नहीं मिलती थी। इसलिए एप्लीकेशन की आखिरी तारीख से पहले, यानी आज शाम तक, उसे स्कूल के किसी भी कोने से 3 ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढ कर लाना था जो उसके साथ टीम बनाने के लिए तैयार हो। कॉलेज एंट्रेंस के एग्जाम में अब बस कल का दिन बाकी है। जो स्टूडेंट्स सच में कॉम्बैट टेस्ट देना चाहते हैं, उनकी शायद 1 महीने पहले से ही अपनी पक्की टीमें बन चुकी होंगी। वे सब मिलकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस आखिरी पल में मैं टीम बनाने के लिए लोग कहां से ढूंढूं?
कोई भी अपनी बनी बनाई टीम छोड़कर मेरे साथ एक लूजर के साथ क्यों आना चाहेगा? आर्यन सच में काफी परेशान था। शुरू में वो बस इतना चाहता था कि किसी तरह कॉम्बैट टेस्ट देकर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले और फेडरेशन में कोई अच्छी सी इज्जतदार और छिपने लायक नौकरी ढूंढ ले। फिर वो शांति से अपने उस रहस्यमयी फोन पर गेम खेल सकता था और अपनी ताकत बढ़ा सकता था। लेकिन लगता था कि कोई उसे चैन और शांति से नहीं रहने देना चाहता था। वे सब कुछ बिगाड़ने पर, उसे सड़कों पर लाने पर तुले हुए थे। आर्यन, जरा मेरे साथ आओ। आर्यन अभी इन ख्यालों में उलझा ही हुआ था कि जैसे ही वो अपनी क्लास के दरवाजे पर पहुंचा, मिस्टर कुशाल ने उसे पीछे से आवाज दी। आर्यन ने मुड़कर देखा। मिस्टर कुशाल के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, गंभीर और रहस्यमयी सा भाव था। उन्होंने आर्यन को अपनी क्लास में जाने से रोका और उसे इशारे से अपने प्राइवेट ऑफिस की तरफ ले गए। ऑफिस में घुसते ही मिस्टर कुशाल ने सबसे पहले बहुत ही सावधानी से दरवाजा अंदर से बंद किया। उन्होंने आर्यन को अपनी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद डेस्क के दूसरी तरफ खड़े होकर एक बहुत ही गहरे और गंभीर भाव से पूछा, आर्यन, मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम ओवरसियर आनंद को जानते हो? ओवरसियर आनंद? वो कौन है? कोई नई आफत है क्या? आर्यन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूरी हैरानी से पूछा। उसने यह नाम अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था। ओवरसियर आनंद एक बहुत ही सम्मानजनक पदवी है जिसमें उनका ऊंचा रैंक भी शामिल है। उनका असली नाम आनंद तिवारी है। क्या तुम सच में अपनी जिंदगी में उन्हें कभी नहीं मिले? उनका नाम नहीं सुना? मिस्टर कुशाल ने आर्यन की आंखों में दोबारा अपनी आंखें गड़ाकर पूरी सच्चाई जानने के इरादे से पूछा। नहीं सर, कसम से मैंने उनका नाम आज से पहले कभी नहीं सुना। आर्यन ने मजबूती से अपना सिर हिलाया। यह देखकर कि आर्यन कुछ नहीं छुपा रहा है और उसकी आंखों में सच्चाई है, मिस्टर कुशाल के चेहरे पर एक गहरी उलझन और परेशानी का भाव आ गया। यह बहुत अजीब है आर्यन। अगर तुम ओवरसियर आनंद तिवारी को बिल्कुल नहीं जानते, तो उन्होंने पिछले हफ्ते विक्रमगढ़ शहर का दौरा करते समय तुम जैसे एक साधारण हाई स्कूल के बच्चे की सबके सामने निंदा क्यों की? उन्होंने तुम्हारी आलोचना क्यों की? मिस्टर कुशाल ने एक बम फोड़ा। आनंद तिवारी का बैकग्राउंड क्या है? आर्यन का दिमाग तेजी से चला। उसे रिया, विशाल और युवराज के एक ही रात में अचानक टीम छोड़ने की असली और खौफनाक वजह का पूरा अंदाजा हो गया था। यह सब शायद इसी आनंद तिवारी के एक इशारे की वजह से ही हुआ था। मिस्टर कुशाल ने एक कड़वी और बेबस मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, मैं तो बस इस स्कूल का एक साधारण सा टीचर हूँ। मेरे पास उनके जैसे किसी ताकतवर और ऊंचे इंसान के करीब जाने का या उनकी बातें सुनने का कोई मौका नहीं है। मैंने तो बस अपने स्कूल के हेडमास्टर से ही उनके जैसे किसी खौफनाक इंसान के बारे में सुना है। मिस्टर कुशाल ने दुनिया का नक्शा समझाते हुए कहा, पूरी पृथ्वी की यह फेडरेशन 4 बहुत बड़े और ताकतवर डिस्ट्रिक्ट्स में बंटी हुई है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और हमारा यह विक्रमगढ़ शहर उस विशालकाय ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का बस एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा शहर है। हालांकि ओवरसियर आनंद तिवारी अभी बहुत जवान है, लेकिन वो एक बहुत ही नामी, ताकतवर और लेजेंडरी परिवार से आते हैं। मिस्टर कुशाल की आवाज में एक डर साफ झलक रहा था। अपनी महज 20 या 22 साल की उम्र में उनका फेडरेशन में एक बहुत ऊंचा रैंक है और वो पूर्वी जिले की स्पेशल सेना में एक बहुत बड़े अफसर हैं। उनके इशारे पर सेना काम करती है। उनके पास बहुत ताकत है, अथाह पैसा है और वो एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर वो चाहें तो हमारे जैसे पूरे शहर को नक्शे से मिटा सकते हैं। सर, क्या आप मुझे यह घुमा फिराकर यह कहना चाहते हैं कि आनंद तिवारी जैसा इतना बड़ा अफसर मेरे जैसे एक छोटे से लूजर के पीछे पड़ा है? आर्यन ने माथे पर बल डालकर थोड़े गुस्से से पूछा। शायद नहीं आर्यन, मिस्टर कुशाल ने लाचारी से कहा। हो सकता है वो सीधे तौर पर तुम्हारे पीछे न पड़े हो, लेकिन उन्होंने यहाँ के बड़े लोगों के सामने तुम्हारी आलोचना करते हुए सिर्फ एक जुमला, एक छोटी सी बात कही थी। उन्होंने बस इतना कहा था कि विक्रमगढ़ के जीनियस भी अब बर्बाद होने लगे हैं। क्या फायदा ऐसे टैलेंट का जो अपनी हार से ही टूट जाए? बस इतना ही।
मिस्टर कुशाल ने आगे समझाया, लेकिन आर्यन, ऐसे बड़े लोगों की एक छोटी सी बात भी बहुत गहरी होती है। जो छोटे और मतलबी लोग जैसे शहर के अधिकारी या विशाल के पिता उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तलवा चाटने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस एक जुमले से बहुत कुछ सोच सकते हैं और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ताकि वो आनंद तिवारी को खुश कर सके। एक बड़े अफसर होने के नाते क्या उन्हें यह नहीं पता कि उनका फेंका हुआ एक जुमला ही एक हाई स्कूल के बच्चे का पूरा भविष्य, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। आर्यन की आंखों में एक ठंडी आग जल उठी। बड़े लोग, छोटी सोच। आर्यन ने ठंडे होकर कहा, सर, क्या इस ओवरसियर आनंद तिवारी का अंजलि नाम की उस लड़की से कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन है? लग तो ऐसा ही रहा है आर्यन। शायद। जहां तक उनके बीच के रिश्ते की बात है, मुझे भी नहीं पता। शायद वो बहन हो, शायद दोस्त हो। मिस्टर कुशाल ने कुछ देर सोचकर और गहरी सांस लेकर कहा, हम यह सब बाद में पता कर सकते हैं। अभी सबसे जरूरी यह है कि हम किसी भी तरह तुम्हारे लिए कॉम्बैट टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए एक नई टीम ढूंढे। आज शाम को एप्लीकेशन की आखिरी तारीख है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आर्यन ने लाचारी से अपने बाल सहलाते हुए कहा, सर, इस आखिरी समय पर जो स्टूडेंट्स सच में कॉम्बैट टेस्ट देना चाहते हैं, उनकी पहले से ही अपनी मजबूत टीमें हैं। मैं दूसरों को कहां ढूंढूं? और अगर मैंने किसी तरह किसी को ढूंढ भी लिया, तो क्या इस बात की गारंटी है कि मेरी टीम दोबारा नहीं टूट सकती? अगर आनंद तिवारी के चमचों ने उन्हें भी डरा दिया तो? इसलिए आर्यन, मिस्टर कुशाल के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। शायद उनके पास पहले से ही कोई मास्टर प्लान था। तुम इस बार जिन टीममेट्स को ढूंढोगे, वो आम स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। वो ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें आनंद तिवारी का भी डर न हो। आम स्टूडेंट्स नहीं। आर्यन थोड़ा चौंक गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मिस्टर कुशाल क्या इशारा करना चाहते हैं। मिस्टर कुशाल ने कुछ देर सोचा, अपने चश्मे को ठीक किया और कहा, कॉम्बैट टेस्ट के लिए 4 स्टूडेंट्स को आजादी से टीम बनाने की जरूरत होती है। इस नियम में एक बहुत बड़ी खामी है, लेकिन फेडरेशन ने इसे दशकों तक बिना बदले ऐसे ही बनाए रखा है। ऐसे नियमों के तहत कई ऐसे स्टूडेंट्स जो खुद ज्यादा मजबूत नहीं होते, लेकिन जिनके टीममेट्स बहुत ताकतवर जैसे कि तुम होते हैं, उन्होंने हमेशा ऐसे बेहतरीन नतीजे हासिल किए हैं जो उनकी अपनी कमजोर काबिलियत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। एक पल रुककर मिस्टर कुशाल ने अपनी आवाज को बहुत धीमा किया और एक राज खोलते हुए कहा, आर्यन, हमारे इसी स्कूल में विक्रम नाम का एक बहुत ही खास स्टूडेंट है। अगर तुम उस विक्रम के साथ टीम बनाने के लिए तैयार हो, और जब तक वो तुम्हारे साथ टीम में रहने के लिए तैयार है, मुझे नहीं लगता कि इस शहर का कोई भी इंसान, यहाँ तक कि आनंद तिवारी के चमचे भी तुम्हें मुश्किल में डाल सकते हैं। मिस्टर कुशाल ने शर्त रखते हुए कहा, लेकिन आर्यन, बदले में तुम्हें यह पक्का करना होगा कि उस विक्रम को टेस्ट में बहुत अच्छे नतीजे मिले। तुम उसकी ढाल बनोगे और पेपर पर उसे ही टीम में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला हीरो होना होगा। सारा क्रेडिट उससे जाएगा। क्या आप सीधे सीधे यह कहना चाहते हैं कि मैं अपनी मेहनत और खून पसीने से विक्रम को अपने दम पर आगे बढ़ाऊंगा? मैं उसका बॉडीगार्ड बनूंगा? आर्यन कोई बेवकूफ नहीं था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से एक ही सेकंड में समझ गया कि मिस्टर कुशाल उसे क्या डील ऑफर कर रहे हैं। आम हालातों में, आर्यन, मैं तुम्हें कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहता। तुम एक शेर हो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिस्टर कुशाल ने एक समझदार टीचर की तरह कहा। लेकिन अभी के इस बुरे हालात में, जहां तुम बिल्कुल अकेले और फंसे हुए हो, हालांकि तुम्हें इस डील से टीम में पहली रैंक या कोई बड़ा क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें फिर भी काफी अच्छे और पास होने लायक नतीजे मिलेंगे। तुम बस पेपर पर नंबर 1 नहीं होगे। ये टेस्ट में हिस्सा न ले पाने और घर बैठने से तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हारा करियर बच जाएगा। आर्यन कोई ईगो वाला या जिद्दी इंसान नहीं था। उसे झूठे क्रेडिट या नाम कमाने का कोई शौक नहीं था। नाम में क्या रखा है? काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत कहा, सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर आपको मेरी मदद करनी होगी और मुझे उस विक्रम से मिलाना होगा। लेकिन क्या हमारे इस विक्रमगढ़ हाई स्कूल में सच में विक्रम नाम का कोई इतना बड़ा और ताकतवर स्टूडेंट है? अगर विक्रमगढ़ हाई स्कूल में सच में इतने मजबूत बैकग्राउंड वाला कोई स्टूडेंट होता जो आनंद तिवारी को भी टक्कर दे सके, तो कोई वजह नहीं थी कि आर्यन उसे न जानता हो। हालांकि विक्रम हमारे ही स्कूल का स्टूडेंट है आर्यन, लेकिन सच्चाई यह है कि वो सिर्फ मैट्रिकुलेशन डे के अलावा आज तक कभी स्कूल नहीं आया। मिस्टर कुशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत नॉर्मल है कि तुम उसे नहीं जानते। यहाँ तक कि स्कूल के पुराने टीचर्स में भी कुछ ही गिने चुने लोग उसके बारे में और उसकी असलियत के बारे में जानते हैं। मिस्टर कुशाल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, संक्षेप में आर्यन, चलो पहले हम तुम्हें इस मुश्किल से निकालते हैं। तुम बाकी सब बाद में सोच सकते हो। एक तरफ एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी अफसर की दुश्मनी और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी अनदेखे लड़के के साथ टीम बनाने का मौका। क्या आर्यन इस नए लड़के विक्रम के साथ मिलकर कॉम्बैट टेस्ट के उस खौफनाक जंगल में हिस्सा ले पाएगा? और विक्रम की असलियत क्या है जो आज तक स्कूल में कभी दिखाई नहीं दिया? सस्पेंस अब और भी गहरा हो चुका था।